हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट का अपना आज का जो है टॉपिक पीएच। इसके पहले हम लोग एसिड बेस और इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पीएच। जो पीएच वर्ड है वो एक डेनिश लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है पोटेंट डिहाइड्रोजन। पीएच कहाँ से लिया गया है? ये एक डेनिश लैंग्वेज है और जिसका फुल फॉर्म है पोटेंट डिहाइड्रोजन। यानी कि जो हाइड्रोजन है उनकी पावर क्या है, हाइड्रोजन की जो पावर है, पोटेंस यानी कि पोटेंसी जो है वो क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो पीएच जो है वो एक डेनिश लैंग्वेज से लिया गया वर्ड था और जिसकी फुल फॉर्म है पोटेंस डिहाइड्रोजन। इसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि पीएच की डेफिनेशन क्या है, तो पीएच की डेफिनेशन है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच क्या है? पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration, negative log of H+ ion concentration is called pH. H+ ion concentration means हाइड्रोजन अगर ऐसे लिखा हुआ है H+ ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि H+ जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन किसमें होनी चाहिए? ये जो H+ आयन कंसंट्रेशन है ये होनी चाहिए मोल पर लीटर। एक लीटर में जितने H+ आयन प्रेजेंट हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को ही H+ आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब कंसंट्रेशन जो है उसको व्यक्त करने के लिए कई सारे जो है टर्म्स यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो मोल पर लीटर में चाहिए। यानी कि एक लीटर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितने H+ प्रेजेंट हैं, उनके जो मोल हैं एक लीटर में प्रेजेंट H+ आयन के मोल ही क्या कहलाते हैं? H+ आयन कंसंट्रेशन कहलाते हैं। और इन्हीं से ही हम क्या निकाल सकते हैं? पीएच निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इसका मतलब ये हुआ कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इक्वल टू 1 लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। ये जो नेगेटिव लॉग है उसको 1 लॉग करके भी लिखते हैं। तो इस तरह से जो है पीएच का हमारे पास जो फार्मूला है वो है pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इक्वल टू 1 लॉग H+। तो हम बात करते हैं कि pH निकालते कैसे हैं। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालेंगे pH? जैसे मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन, एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग कि किसी भी सॉल्यूशन में जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है 10⁻⁻⁶। H+ आयन कंसंट्रेशन कितने हैं? 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर। अब अगर हमें इसका pH कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है? pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं माइनस लॉग 10⁻⁻⁶। ये जो -6 है इसके साथ में आकर के 10 की पावर जो होती है उसी पावर को हम लोग आगे ला करके लिख देते हैं। जब भी हमें लॉग सॉल्व करना होता है तो ये आगे जो है सॉल्व हो जाएगा 10⁻⁻⁶ को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। और इसके अलावा जो log 10 है यहाँ पे बचा, log 10 की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी 1। तो आंसर क्या आया? pH इक्वल टू +6। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH निकाल सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने ये लिया, फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं H+ आयन
जो कंसंट्रेशन है, अब की बार अगर 10 टू द पावर -10 हो जाए तब क्या होगा, 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर, यानी कि अब की बार सांद्रता कितनी है, 10 मोलर है, 10 की पावर -10 है। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -10 मोलर है, तो 10 की पावर -10, 10 टू द पावर -10 सॉल्व करेंगे, -10 और माइनस मिल करके हो जाएगा +10 एंड log 10 की वैल्यू 1, तो pH क्या आ गया, pH आ गया +10। तो इस तरह से हम जो है pH निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही याद रखने वाली बात ये है कि pH कभी निगेटिव नहीं होता, pH 0 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा, pH कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि pH जो है अगर H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो उसके जस्ट अपोजिट pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। H प्लस आयन बढ़ने पर pH क्या होता है, pH जो है डिक्रीज होता है। pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, कब, जब H प्लस आयन इंक्रीज होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि pH is directly proportional to 1 upon H plus आयन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे तो pH क्या होगा, pH उसके जस्ट अपोजिट डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 की पावर -6 है, तब pH कितना आया, +6 आया, और यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितने हैं, 10 की पावर -10, यानी कि 10 की पावर -6 से कम है, तो यहाँ पर pH क्या हो गया, बढ़ गया। H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो pH जो है उसका कम हो गया। हमेशा H प्लस आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने पर pH क्या होगा, pH जो है वो डिक्रीज होगा। तो pH की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिया जाना चाहिए, तो हम pH निकाल सकते हैं, pH का फार्मूला, और हम लोगों ने एक दो एग्जांपल जो है pH के सॉल्व किए। अब इसके बाद बात करते हैं कि pH की जरूरत क्यों पड़ी, pH का हम यूज कहाँ करेंगे। तो pH का जो यूज है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता करने के लिए किया जाता है कि कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, किसी बेस की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा उसमें एसिडिटी है या कितनी ज्यादा उसमें बेसिसिटी है, इसका पता लगाने के लिए हम pH का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट, यूज ऑफ pH। तो pH को यूज करने से पहले हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर को जब वाटर खुद ही सेल्फ आयनाइज हो जाता है और आयनाइज होकर के H प्लस आयन और इसके अलावा OH माइनस आयंस देता है। अब अगर हम इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें तो K इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, चूंकि वाटर आयोनाइज हो रहा है तो इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट के लिख सकते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम है, यानी कि जितना वाटर आयोनाइज होता है, H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में आयोनाइज होता है, लेकिन वापस से H प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वापस से H प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, फिर से वाटर बना लेते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इसमें बनता रहता है, और दोनों की जो स्पीड होती है बनने की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं, K इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको इधर लेकर के जाते हैं तो हो जाएगा KH2O इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। चूंकि वाटर का जो मोलैरिटी है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो तो फिक्स रहेगा हमेशा, तो यानी कि ये वैल्यू, ये K जो है वो खुद एक कांस्टेंट है, और वाटर की मोलैरिटी वो भी कांस्टेंट है। वाटर की मोलैरिटी होती है 55.56, यानी कि 1 लीटर में कितने वाटर के
मोल होते हैं। 1 लीटर में वाटर के 55.56 लिख देते हैं यहाँ पे। मोलरिटी ऑफ वाटर जो H2O है वो होता है 55.56 मोलर। ये है वाटर की मोलरिटी। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा और वो नया कांस्टेंट उसको बोलते हैं Kw, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw क्या है? Kw जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये जो है वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है। ये K आयोनाइजेशन कांस्टेंट और Kw ये दोनों ही डिफरेंट हैं। K इज नॉट इक्वल टू Kw, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि वाटर के केस में वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। तो Kw इक्वल टू क्या होता है? Kw इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, हमको ये मिला। अब अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, चूंकि वाटर न्यूट्रल है तो जितने H प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे? OH माइनस होंगे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, एक इक्वेशन ये हो गया। और अगर हम बात करें Kw की तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो Kw होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14। अब इन दोनों इक्वेशन से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Kw इक्वल टू कितना है? Kw इक्वल टू है 10 टू द पावर माइनस 40। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू अगर पुट कर दें और हमें ये पता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन, तो इस तरह से हम वाटर में H प्लस आयन कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो Kw इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 40, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 40 इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमको मिलेगा 10 की पावर माइनस 7। और अगर हमें वाटर का pH निकालना है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमको जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में मिल गया है 10 टू द पावर माइनस 7। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर माइनस 7। तो वाटर के लिए pH कितना आ गया? वाटर के लिए pH 10 टू द पावर माइनस 7, माइनस 7 को यहाँ लेकर के आए, ये हो गया 7 और log 10 की वैल्यू 1। तो प्योर वाटर के लिए, फॉर प्योर वाटर जो pH है वो कितना है? वो +7 हमको मिल गया। अब जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे वाटर के जैसे, उन सभी में pH कितना होगा? उन सभी में pH जो है 7 ही आएगा। तो इस तरह से हम अब देख सकते हैं कि अगर +7 से ज्यादा है pH तो बेस है, और अगर pH <7 है तो क्या है? तब वो एसिडिक जो है सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख लेते हैं इस बात का। कंक्लूजन क्या है? फॉर एसिड, अगर हम किसी एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड के लिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ऐसा है क्योंकि वाटर को अगर हम एसिड में डिसॉल्व करेंगे, बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देगा। तो वाटर के H प्लस आयन जो है पहले से प्रेजेंट उसमें 10 टू द पावर माइनस 7, उसमें कुछ H प्लस आयन और जुड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे H प्लस इंक्रीज हुआ तो pH डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH है, अगर वाटर के लिए pH 7 है और चूंकि उसमें एसिड मिक्स किया तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा तो pH डिक्रीज होगा, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो pH है वो क्या होना चाहिए? <7। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन
pH इज लेस देन 7। तो जितने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो बहुत ज्यादा H प्लस होंगे, और pH जो है 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है, pH 0 से लेकर के 3 तक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकते हैं, उसके अबव जो है हम जो है नॉर्मल एसिड मान सकते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH 7 है। और अगर हम बात करें जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दोनों ही बराबर हैं, तो pH कितना आएगा, pH जो है 7 होगा। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो कम होंगे, चूंकि बेस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन देगा। चूंकि न्यूट्रलिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो न्यूट्रलिटी को बराबर करने के लिए जो है H प्लस आयन कम हो जाएंगे और OH माइनस आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और चूंकि अगर H प्लस आयन घटे तो pH बढ़ जाएगा, यानी कि pH जो है वो क्या आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH 7 होना चाहिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH जो है लेस देन 7 होना चाहिए। 7 से ज्यादा है तो बेस, 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से कम है तो क्या होगा, तब वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो pH से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। pH का पता कैसे लगाते हैं, pH का पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है। pH का पता किससे लगाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ऐसा इंडिकेटर जिससे हम सारे pH का पता लगा सकें, उसको ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। कई सारे लिटमस पेपर भी आते हैं, तो कई सारे pH को व्यक्त करने वाले लिटमस पेपर को मिक्स करके जो है यूनिवर्सल pH पेपर बनाया जाता है, या फिर जो है यूनिवर्सल pH सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी कि pH पेपर को लेकर के अगर हम किसी सॉल्यूशन में डुबो दें तो जो कलर आएगा उसी को मैच करा करके हम पता कर सकते हैं कि इसका pH कितना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये सारे pH को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल, pH स्केल क्या है, ऐसी स्केल जो एसिड, बेस, इन सब की स्ट्रेंथ को बताती है, यह सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताती है कि सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन प्रेजेंट हैं। इसी को ही हम बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल का यूज कहाँ किया जाता है, pH स्केल यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। तो pH स्केल यूज्ड टू डिटरमाइन, यूज्ड to determine strength, strength of solution। pH स्केल का यूज कहाँ करते हैं, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, pH स्केल का यूज करते हैं। यूज टू डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जैसे भी पहले हम लोगों ने बता दिया था कि pH इज लेस देन 7, pH इक्वल टू 7 and pH greater than 7, base, pH less than 7,
न्यूट्रल, और pH लेस देन 7 है तो एसिड। pH लेस देन 7 है तो एसिड। तो pH स्केल का यूज किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। और बेस के लिए pH 7 से ज्यादा होगा, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो pH 7 होगा, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH क्या होगा, 7 से कम होगा। तो हम लोगों ने pH के बारे में काफी कुछ जाना। अब pH के बाद में हम बात करते हैं कि pH का हमारे लाइफ में क्या यूज है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों की लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो इंपॉर्टेंस है उसको हम कई बेसिस के आधार पर पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है कहा, पहला जो है बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में pH का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम, जितनी भी लिविंग फिनोमिना होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उन सब में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ही जो थिंग्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। जिनमें भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन सभी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो जो है एंजाइम्स के थ्रू हो रही हैं। और एंजाइम्स एक डेफिनिट pH और एक डेफिनिट टेम्परेचर पर ही मैक्सिमम इफिशियंसी से वर्क करते हैं। अगर ये pH बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो इन एंजाइम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और अगर टेम्परेचर या pH बढ़ता है तो ये डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं और एंजाइम्स अब काम नहीं कर पाएंगे। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में pH का बहुत ही बड़ा रोल है, फिर वो चाहे प्लांट्स के एंजाइम हो, फिर वो चाहे एनिमल्स के एंजाइम हो, क्योंकि इन सभी में सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो एंजाइम्स के थ्रू होती हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम में pH का क्या रोल, उसको समझने के लिए जो हमारा स्टमक है, स्टमक में जो भी फूड हम लेते हैं स्टमक में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद फिर ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होता है। स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिनोजन। जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, चूंकि स्टमक में लगभग 1 से 2 pH का HCl जो है वो प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक का मीडियम कैसा कर देता है? स्टमक का मीडियम एसिडिक कर दे रहा है। तो एसिडिक मीडियम में पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, ये फूड को प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और उसके बाद ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो प्रोटीन जो है वो बना पेप्सिनोजन से, लेकिन मीडियम क्या है? एसिडिक। जो एंजाइम है पेप्सिनोजन वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl जो कि ऑक्जेंटिक सेल स्टमक की प्रोड्यूस करती हैं, उनके द्वारा ये एक्टिवेट होता है। तो स्टमक में एसिडिक मीडियम की वजह से प्रोटीन का डाइजेशन हो पा रहा है। लेकिन अगर हम ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम में जब फूड पहुंचता है तो वहां पर बाइल जूस उसके साथ मिक्स होता है। बाइल वो क्या है? वो बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक नेचर की वजह से ये जो पेप्सिनोजन था जो कि एसिडिक मीडियम में पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, अब ये वहां पर काम नहीं कर सकता। वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन कोई दूसरा एंजाइम करता है, उसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ये बेसिक मीडियम में वर्क करता है, ये बेसिक मीडियम में वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देगा। बेसिक मीडियम ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। अब ये जो है एक्टिव होकर के क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। प्रोटीन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं,
लेकिन पेप्सिन केवल एसिडिक मीडियम में ही वर्क कर पा रहा है और ट्रिप्सिन एंजाइम केवल बेसिक मीडियम में ही वर्क कर पा रहा है। तो स्टमक का मीडियम एसिडिक है और ड्यूडेनम का मीडियम कैसा है, बाइल जूस की वजह से बेसिक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट एंजाइम है वो डिफरेंट पीएच पे वर्क कर रहे हैं। अगर उनके लिए जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा तो वहां पर इनएक्टिव हो जाएंगे। पेप्सिन जो है वो ड्यूडेनम में प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ड्यूडेनम में प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन कर सकता है, ड्यूडेनम में प्रोटीन को डाइजेस्ट ट्रिप्सिन कर सकता है। तो अगर याद रखना हो कि पेप्सिन कहाँ बनता है, तो पेप्सिन जो है वो चूंकि अल्फाबेट में पी पहले आता है और टी वर्ड बाद में आता है, टी लेटर बाद में आता है। तो जो पी है स्टमक पहले आया, ड्यूडेनम बाद में आया। तो स्टमक में पेप्सिन और चूंकि स्टार्टिंग में पीएच लो है तो एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहा है। और अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो चूंकि वो अल्फाबेट में बाद में आ रहा है टी वर्ड, तो ये बेसिक मीडियम में वर्क करेगा। और ट्रिप्सिन कहाँ बनता है, ट्रिप्सिन जो है वो जो है बनता है ड्यूडेनम में। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो एसिडिक रेन जो वाटर है जो पर डे हम लोग यूज करते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो वाटर यूज करते हैं, अगर वो वाटर किसी कारण से एसिडिक हो जाए, जैसे आगरा में कई सारी जो है लेदर फैक्ट्री हैं, उनसे जो है सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। वो सल्फर के ऑक्साइड पानी में घुल करके क्या बनाते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो H2O प्लस SO2 ये मिलके बनाएंगे एसिड H2SO3। ऐसे ही नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी प्रोड्यूस करते हैं एसिड। और जब ये एसिड वाटर वेपर के साथ मिल जाता है और उसके बाद में जब बारिश होती है, जब रेन होता है, तो क्या होता है, वो जो है वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है। इसके वजह से एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, उन सभी का वाटर कैसा हो जाएगा, उन सभी का वाटर एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक वाटर में जो जलीय जीव जंतु हैं, जो प्लांट्स हैं, उन सभी को क्या होगा, उन सभी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उनके एंजाइम जो हैं वो एसिडिक पीएच पे वर्क नहीं कर सकते। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो बायोलॉजिकल सिस्टम डायरेक्टली उससे अफेक्टेड होगा, उससे प्रभावित होगा। जैसे कि मैंने जो है इन दोनों एंजाइम्स के बारे में बताया। और एसिड रेन से काफी सारी जो मछलियां होती हैं तालाबों में और नदियों में, झीलों में, वो सब क्या होने लगती हैं, मरने लगती हैं। जो आगरा में ताजमहल है वो धीरे धीरे करके पीला पड़ता जा रहा है, उसका भी कारण क्या है, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन तब कह सकते हैं हम जब वाटर, जो वर्षा का जल है, रेन वाटर है, उसका पीएच अगर 5.6 से लेस है, अगर पीएच जो है 5.6 से लेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन बोलेंगे। अगर वर्षा के जल का पीएच 5.6 से लेस है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम एसिडिक रेन की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच का इंपॉर्टेंस पढ़ा। सेकंड अब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के बाद में जो है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड के डाइजेशन में भी हम लोगों ने पीएच का रोल पढ़ लिया। पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और ट्रिप्सिनोजन बेसिक मीडियम में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो फूड का डाइजेशन जो है वो डिफरेंट जो है पोर्शन में डिफरेंट पीएच पर होता है। जैसे पेप्सिन एसिडिक पे और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो डाइजेशन इन फूड में भी जो है पीएच का इंपॉर्टेंस है। थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो टूथ डिके, दांतों का क्षय होना। जो हमारे टीथ होते हैं वो किसके बने होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और दांतों के ऊपर इनेमल की लेयर होती है। इनेमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, याद रखिएगा। इनेमल क्या है, जो इनेमल है वो हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी,
ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट कौन है? एनामल है, जो कि दांतों के ऊपर मिलता है। टूथ के ऊपर की लेयर को एनामल कहते हैं। ये किसका बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसी को हम डायरेक्टली बोल देते हैं कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। तो हमारे माउथ में काफी सारे एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं। जो फूड हम लेते हैं उस फूड को वो डाइजेस्ट करके उस फूड के साथ वो रिएक्ट करके एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये एसिड क्या करता है? ये एसिड दांतों की एनामल के साथ में रिएक्ट करता है और धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? टूथ डिके होने लगते हैं। पर नेचर ने क्या किया है? नेचर ने जो है जो स्लाइवा सिक्रीट होता है रेगुलरली, लगातार सिक्रीट होता रहता है, वो स्लाइवा स्लाइटली बेसिक होता है और ये बैक्टीरिया बहुत ही माइल्ड एसिड, बहुत ही वीक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से बेसिक स्लाइवा से मिलकर के दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा भी हम क्या करते हैं? इसके अलावा जो है हमारे दांतों के ऊपर प्लग जम जाता है। जब हम लोग फूड लेते हैं तो जो है दांतों के ऊपर लेयर जम जाती है और उस लेयर की वजह से, प्लग की लेयर की वजह से जो स्लाइवा है वो जो है एनामल के एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, उस प्लेक जो जमी हुई प्लेक है उसको जो है हटाते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो टूथपेस्ट कैसा होता है? वो जो है बहुत ही वीक बेस होता है। वो भी क्या करता है? वो भी उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से हमारे टूथ डिके में भी पीएच का अपना एक रोल है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग प्याज खाते हैं, ओनियन खाते हैं, ओनियन खाने पे स्मेल क्यों आती है? तो इसके पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो ओनियन है, जो प्याज है, वो क्या है? वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो जो प्याज है उसकी स्मेल एसिडिक मीडियम में तो रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में प्याज की स्मेल खत्म हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने प्याज खाया और चूंकि माउथ में एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है, तो उस एसिडिक मीडियम की वजह से प्याज की स्मेल लगातार बनी रहती है। और जब हम लोग टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं, बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो उस प्याज की स्मेल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जो है क्या रोल है पीएच का, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जो है एवरीडे लाइफ में। तो फोर्थ है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो पीएच का ही यूज करते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। जैसे अगर हम बात करें आंट की या बीज की, तो बीज और जो अंट्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये सभी जो है फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये ट्राइबल नेमिंग में यूज किया जाता है। ट्राइबल नेम में मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। तो मेथेनोइक एसिड HCOOH और फॉर्मिक एसिड एक ही चीज है। तो जो मेथेनोइक एसिड है बीज और आंट प्रोड्यूस करती हैं। जब वो स्टन करती हैं किसी को, तो वो फॉर्मिक एसिड को छोड़ देती हैं उसकी स्किन में। तो स्किन में जब ये एसिड जाता है तो उसी की वजह से हमको पेन का फीलिंग आती है, हमें पेन होता है। अब क्या करते हैं? चूंकि ये एसिड है, अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा है उसका सोल्यूशन यूज करते हैं। जो मक्खी ने जहां पे डंक मारा होता है वहां पर बेकिंग सोडा का जो है सोल्यूशन लगा लेने पे हमको क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, ये एक वीक बेस है। इसका जो वाटर में सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो एक वीक बेस होगा। तो जब हम वीक बेस अप्लाई कर देते हैं मेथेनोइक एसिड के साथ में, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमको पेन जो होता है वो हमारा पेन खत्म हो जाता है। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो कि अपनी सुरक्षा के लिए जो है डिफरेंट टाइप के एसिड या बेस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में नीटल नाम का एक प्लांट है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो भी जो है मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। मेथेनोइक एसिड जो है
प्रोड्यूस करता है। तो अब जो नीटल प्लांट है उसने मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस किया। ये मिलता कहाँ पे है, मैंने पहले ही बताया था इस प्लांट के बारे में। जो नीटल प्लांट है वो जो है पहाड़ी जगहों पे मिलता है, जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पर नीटल नाम का प्लांट मिलता है। तो जिसकी पत्तियां होती हैं उसमें क्या निकले होते हैं, उसमें छोटे छोटे रोए निकले होते हैं, और जो वही रोए हम लोग को स्टक कर जाते हैं तो क्या होता है, तो पेन का अनुभव होता है। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने खुद ही न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन दिया है। इसी नीटल नाम के प्लांट के बगल में ही डार्क पौधे प्रेजेंट रहते हैं, डार्क पौधे भी रहते हैं। ये डार्क पौधे बेस को प्रोड्यूस करते हैं और इस बेस की वजह से जो नीटल प्लांट का मेथनोइक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमको जो है पेन से छुटकारा मिल जाता है। तो नेचर ने भी क्या किया है, न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन हमारे लिए पहले से ही प्रोवाइड कराया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पीएच का अपने एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।